नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बंगाल के नवाब के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बंगाल के नवाब कौन कौन रहे हैं और उसके बाद बंगाल के नवाबों का पतन करने के बाद अंग्रेज यानी अंग्रेजी शासन की नींव पड़ जाती है। और किसी युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन की नींव भारत में पड़ जाती है, अंग्रेजी शासन की, याद रखेंगे। तो इसके बारे में सब आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आता है दोस्तों सबसे पहले यानी मुर्शीद कुली बंगाल का पहला नवाब कौन था। तो बंगाल के पहले नवाब की बात की जाए तो बंगाल का पहला नवाब था दोस्तों मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला नवाब था, जो कि 1700 से लेकर 1727 ईस्वी तक दोस्तों गद्दी पर रहा था। अब ये कैसे गद्दी पर रहा था और किस प्रकार आया था इसके बारे में देखेंगे। तो 1700 में दोस्तों बंगाल का दीवान बनाया था औरंगजेब ने। याद रखें दोस्तों मुर्शीद कुली खां को 1700 में बंगाल का दीवान बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। दीवान यानी बंगाल क्षेत्र से टैक्स वसूलने के लिए मुर्शीद कुली खां को दीवान बनाया गया था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का पोता आया था अजीम उस शान, और कुली खां के बीच विरोध हुआ। और इतना तगड़ा विरोध हुआ, इसने अजीम उस शान था, इसने कहा कि मुर्शीद कुली खां तुमको हमारे अधीन रहना होगा, क्योंकि तुमको दीवान हमारे बाबा ने बनाया था, यानी औरंगजेब ने बनाया था। अब मुर्शीद कुली खां ने कहा था कि औरंगजेब ही शक्तिशाली था, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो, मैं नहीं मानता तुमको, मैं तुम्हारे अधीन नहीं रहता। तो इस कारण इनके बीच विरोध हो गया था। अब जब विरोध हो गया तो इस विरोध को ख़त्म करने के लिए मुर्शीद कुली खां ने क्या किया था। तो इसके बाद मुर्शीद कुली खां ने राजधानी ढाका से मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद बना ली। याद रखें दोस्तों, यानी जब औरंगजेब ने इसको दीवान बनाया था तो उस समय मुर्शीद कुली खां की राजधानी क्या थी, ढाका थी। लेकिन अजीम उस शान से विरोध होने के कारण मुर्शीद ने अपनी राजधानी को ढाका से मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद बना ली थी। इससे दूर चला गया था। अब इसके बाद क्या होता है, यानी अजीम उस शान की हत्या किसने की थी। अजीम उस शान की हत्या फारूक शेर ने की थी। याद रखें दोस्तों फारूक शेर ने की थी। अब इसी फारूक शेर ने क्या किया था, तो 1717 में फारूक शेर ने बंगाल का सूबेदार बना दिया। याद रखेंगे, यानी 1700 में औरंगजेब ने इसको दीवान बनाया था, केवल टैक्स वसूलने की इसके पावर थी। लेकिन फारूक शेर ने इसको 1717 में बंगाल का सूबेदार बना दिया। अब सेना की शक्ति भी इसके पास आ गई थी। फिर इसने क्या किया, जब यह ताकतवर हो गया यानी इसके पास शक्ति आ गई सेना की, तो इसने 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। याद रखें दोस्तों उड़ीसा को इसने बंगाल में मिला लिया जब इसके पास शक्ति आई। फिर इसने क्या किया दोस्तों, 1719 में इसने इजारेदारी प्रथा शुरू किया। अभी इजारेदारी प्रथा का इसको दोस्तों जनक भी कहा जाता है, जो कि 1719 में इसने शुरू की थी। अब इजारेदारी प्रथा क्या थी दोस्तों, इजारेदारी प्रथा थी यानी ये बंगाल का तो नवाब था, यानी बंगाल के क्षेत्र से किसानों से टैक्स वसूलने के लिए इसने एक इजारेदारी प्रथा शुरू की थी। इजारेदारी प्रथा में क्या था, इसने सभी जमींदारों की एक बैठक बुलाई, और ये मान लेते हैं ये बंगाल का क्षेत्र है जिस पर किसान रहते हैं, और ये एक क्षेत्र, और इसने बंगाल में जमींदारों की इसने एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में कहा कि तुमको किसानों से टैक्स वसूलना है। अब इस प्रकार जब किसानों से टैक्स वसूलना है तो इसने इन सब से कहा कि जो भी बड़ा क्षेत्र लेगा उसको बोली लगानी पड़ेगी, कि बोली लगानी होगी कि कौन बड़ा क्षेत्र लेना चाहता है। तो इस प्रकार बोली लगाई गई, और इनसे यानी जमींदारों से मुर्शीद कुली खां ने पहले ही अपना टैक्स यानी जो धन इकट्ठा करना था वो पहले ही ले लिया। लेकिन जमींदारों ने क्या किया, जमींदारों ने किसानों की हालत ख़राब कर दी और उनकी रेल बना दी, यानी उनसे दोगुना तिगुना टैक्स वसूलते थे। इस कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी इजारेदारी प्रथा के कारण। याद रखेंगे,
तो यही थी दोस्तों इजारेदारी प्रथा, याद रखेंगे। अब इसके बाद कौन आता है, यानी मुर्शीद कुली खां दोस्तों कब से कब तक रहा था, 1700 से लेकर 1727 तक जो है रहा था। अब इसका जो है कोई बेटा नहीं था, तो इसके बाद जो है गद्दी पर आया था, इसका दामाद गद्दी पर आया था। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन आया था दोस्तों, इसका दामाद जो कि शुजाउद्दीन मोहम्मद खान था, जो कि 1727 से लेकर 1739 तक जो है गद्दी पर रहा था, और यह जो है बंगाल का दूसरा नवाब था। अब इसने क्या किया दोस्तों, इसने जो है 1732 में जो है बिहार को जो है बंगाल में मिलाया था, याद रखें दोस्तों। मुर्शीद कुली खान ने जो है उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया था 1719 में। लेकिन इसके बाद कौन सा बंगाल का नवाब आता है, तो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान आता है, जो कि 1727 से लेकर 1739 तक रहता। अब इसने जो है 1732 में जो है बिहार राज्य को भी जो है बंगाल क्षेत्र में जो है मिला लिया था, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र जो है हो चुका था। और बिहार का सूबेदार इसने बनाया था अली बर्दी खां को, जो है इसने बिहार का जो है सूबेदार जो है बनाया था। अब यही बिहार का सूबेदार यानी अली बर्दी खां जो है आगे चलकर जो है इसके खिलाफ जो है विद्रोह जो है आगे चलकर विद्रोह जो है करेगा बंगाल के नवाब के खिलाफ, याद रखेंगे। अब शुजाउद्दीन के बाद कौन आता है दोस्तों, सरफराज खान आता है। सरफराज खान कौन था, तो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान का जो है बेटा था सरफराज खान। दोस्तों सरफराज खान जो है ज़्यादा समय तक जो है गद्दी पर नहीं रहा था, यानी 1 वर्ष तक जो है गद्दी पर रहा था। इसको जो है क्या हुआ था, इसको जो है युद्ध करके जो है इसको गद्दी से जो है हटा दिया गया था। अब सरफराज खान के समय जो है दोस्तों 1740 में जो है गिरिया का युद्ध जो है हुआ था। गिरिया का युद्ध एक तरफ होता था दोस्तों सरफराज खान, और एक साइड कौन था, तो अली बर्दी खां। दोस्तों ये अली बर्दी कौन था, तो अली बर्दी खां ये वही था जिसको जो है शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने जो है बिहार का जो है सूबेदार बनाया था, जब उसने बिहार को 1732 में बंगाल में मिलाया था। तो इसी अली बर्दी खां को जो है वहाँ का सूबेदार जो है बनाया था। लेकिन इसने क्या किया, इसने इसके बेटे सरफराज खान के साथ जो है विद्रोह कर दिया। अब अली बर्दी खां के साथ जगत सेठ, जो कि बंगाल का उस समय का सबसे अमीर आदमी था, हाजी अहमद और सरफराज खान, यानी इनके बीच जो है विरोध हुआ, और इसको जो है गद्दी पर से जो है हटा दिया गया था। अब सरफराज खान के बाद कौन आता है, तो दोस्तों सरफराज खान के बाद आता है अली बर्दी खां आता है, जो कि 1740 से लेकर 1756 तक जो है रहता। तो ये चौथा नवाब है बंगाल का, याद रखेंगे अली बर्दी खां। अली बर्दी खां कब से कब तक रहता है दोस्तों, 1740 से लेकर 1756 तक जो है अली बर्दी खां जो है गद्दी पर रहता है। अब इसने क्या किया है दोस्तों, इसने जो है मोहम्मद शाह रंगीला, दोस्तों अली बर्दी खां के समय कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है मुगलों का शासक था, यानी दिल्ली में गद्दी पर कौन था, तो मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। अली बर्दी खां ने जो है रंगीला को 2 करोड़ रुपए देकर जो है आधिकारिक घोषणा करवाई कि मैं वास्तविक नवाब हूँ, याद रखेंगे। यानी रंगीला को जो है इसने 2 करोड़ रुपए देकर जो है घोषणा जो है करवाई थी कि मैं वास्तविक नवाब हूँ, इसकी जो है घोषणा करो, याद रखेंगे। और इसके समय जो है मराठों का आक्रमण हुआ था दोस्तों। अली बर्दी खां के समय जो है मराठों का जो है आक्रमण हुआ था, आपको पता है, यानी 1720 से लेकर 1740 तक कौन थे, तो बाजीराव प्रथम थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, और इनके समय जो है मराठा साम्राज्य जो है बहुत ही शक्तिशाली जो है रहा था। और अली बर्दी खां के समय जो है जब बाजीराव प्रथम ने जो है अली बर्दी खां के खिलाफ जो है विरुद्ध आक्रमण किया था, तो अली बर्दी खां ने जो है इनके आगे जो है माफ़ी मांगी, और इनको जो है उड़ीसा मराठों को जो है दे दिया था। और एक संधि हुई थी 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ रघु जी भोंसले के साथ जो है ये संधि जो है की गई थी, याद रखें दोस्तों। उड़ीसा किसके द्वारा मिला था, तो अली बर्दी खां के द्वारा मिला था। किसको मिला था दोस्तों, मराठों को जो है मिला था, याद रखेंगे। और बाजीराव प्रथम के बाद जो है दोस्तों मराठा साम्राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होना जो है स्टार्ट हो गया था, याद रखेंगे। अब इसका कोई पुत्र नहीं था दोस्तों, अली बर्दी खां का जो है कोई भी पुत्र नहीं था, तो इसने जो है अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को जो है बंगाल का जो है नवाब घोषित किया था, याद रखें दोस्तों। अली बर्दी खां की जो है कोई भी पुत्र नहीं था, लेकिन उसकी जो है 3 पुत्रियाँ थी, उनमें से जो है इसने अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र जो है सिराजुद्दौला को जो है बंगाल का नवाब जो है घोषित किया। पुत्र यानी इसका देवता यानी दोहित्र जो है इसका लगता था। अब अली बर्दी खां का कथन था कि यूरोपीय यानी अंग्रेज इस समय भारत में जो है आज यानी बंगाल में जो है आ चुके थे,
तो इसने कहा कि यूरोपीय जो है मधुमक्खियाँ, इनको अगर दूर रखोगे तो ये शहद देगी, लेकिन इनको छेड़ोगे तो ये काट काट कर जो है मार डालेंगी। तो ये कथन किसका था? ये कथन था अली वर्दी खां का, जो कि इसने यूरोपियों को मधुमक्खी जो है कहा था। अब अली वर्दी खां के बाद कौन आया था दोस्तों? आपको पता है सिराजुद्दौला जो है आया था। और ये कैसे कैसे आया था ये भी आपको पता लग गया है। और ये कब से कब तक रहा था? तो यह रहा था दोस्तों 1756 से लेकर 1757 तक जो है गद्दी पर रहा था, यानी 1 वर्ष तक जो है गद्दी पर जो है रहा था। अब जैसे ही सिराजुद्दौला जो है गद्दी पर आया तो इसके जो सगे संबंधी थे उन्होंने जो है इसके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया कि यानी ये अली वर्दी खां है, इसने जो है सब कुछ जो है सिराजुद्दौला को जो है इसके लिए जो है कर गए, इसके लिए जो है अब इसके खिलाफ जो है विद्रोह कर देते हैं कि इसको जो है अचानक ये सब कुछ कैसे मिल सकता है। तो इसका जो है दोस्तों विरोध किया। अब विरोध करने में कौन कौन थी? घसीटी बेगम। दोस्तों घसीटी बेगम कौन थी? तो ये सिराजुद्दौला की जो है मौसी थी। मीर जाफ़र जो कि एक सेनापति था। राय दुर्लभ और जगत सेठ जी, ये जगत सेठ वही था दोस्तों जो कि बंगाल का जो है सबसे अमीर आदमी था। अमीचंद ये भी एक सेठ था। और शौकतगंज जो कि इसका चचेरा भाई था। याद रखें दोस्तों, ये इन सभी ने जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है क्या किया था? आक्रमण जो है कर दिया था। अब 1756 में जो है मनिहारी का युद्ध हुआ था और इसमें जो है शौकतगंज को जो है मारा था। याद रखें दोस्तों, यानी सबसे पहले 1756 के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला ने जो है मनिहारी के युद्ध में जो है शौकतजंग को जो है मारा था। फिर इसके बाद जो है दोस्तों 1756 से लेकर 1763 तक जो है सप्तऋषि युद्ध जो है हुआ था। इसको जो है दोस्तों अंग्रेजों के समय जो है मैं बताऊंगा, और ये भी जब ही जो है आपको आसानी से जो है ये समझ में आ जाएगा। अब फ्रांसीसियों पे अंग्रेजों को जो है किलेबंदी बंद करने के आदेश दिए। याद रखें दोस्तों, यानी फ्रांसीसी पे अंग्रेज जो है इसके समय बंगाल में आ चुके थे। ये जो है किलेबंदी करना चाहते थे, यानी फैक्ट्री जो है अपने बनाना चाहते थे। लेकिन सिराजुद्दौला ने कहा कि फ्रांसीसी पे अंग्रेजों को जो है किलेबंदी करने के सख्त आदेश हैं, इसने जो है मना कर दिया। जब इसने मना कर दिया तो अंग्रेजों ने जो है इससे बिना पूछे जो है किलेबंदी जो है करनी जो है स्टार्ट कर दी। जब इसने अंग्रेजों ने जो है किलेबंदी करनी स्टार्ट कर दी तो इसके बाद क्या हुआ? सिराजुद्दौला जो है अपनी सेना के साथ जो है वहाँ पर पहुंचा जहाँ पर जो है अंग्रेज जो है अपनी किलेबंदी जो है कर रहे थे। तो इसने जो है सिराजुद्दौला ने जो है क्या कहा, क्या किया फिर? तो 20 जून 1756 में जो है एक काल कोठरी थी दोस्तों, एक काल कोठरी की घटना हुई, यानी ब्लैक होल की घटना जो है इसको कहा जाता है। और इसका जिक्र किया था होलवेल ने। तो कहा जाता है होलवेल ने कहा था कि इसमें जो है 146 लोगों को जो है बंद कर दिया था, यानी एक छोटी सी कोठरी थी तल, उसमें जो है 146 लोगों को जो है बंद कर दिया था। लेकिन सुबह जो है उसमें से 23 जो है जिंदा बचे थे। तो ये थी दोस्तों काल कोठरी की घटना। और इस प्रकार यानी कैसे कैसे अंग्रेज अपनी ज़बरदस्ती यानी अपनी मनमानी जो है करने लगे थे, और उन्हीं को सबक सिखाने के लिए जो है इसने 146 लोगों को जो है दोस्तों बंद कर दिया था एक छोटी सी कोठरी में, और जिसमें से जो है 23 लोग जो है केवल जिंदा जो है बचे थे। याद रखेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? फरवरी 1757 में जो है अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर जो है कब्जा कर लिया। दोस्तों ये चंद्रनगर यानी जब ये ब्लैक होल की घटना हुई थी तो उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है अंग्रेजी शासन का जो है नेतृत्व कर रहा था, तो उसने जो अपनी सेना का जो है सैन्यकरण करना जो है शुरू कर दिया था। और उसके बाद फरवरी 1757 में जो है अंग्रेजों ने जो है चंद्रनगर पर जो है कब्जा कर लिया। ये चंद्रनगर भी जो है कहाँ पर है दोस्तों? बंगाल का ही जो है एक क्षेत्र था। और जब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया और सिराजुद्दौला को जो है चारों तरफ से घेर लिया गया, तो इनके बीच जो है एक संधि हुई थी, अलीनगर की संधि हुई थी, जो कि फरवरी 1757 में जो है हुई थी। अब इस संधि के द्वारा जो है अंग्रेजों को किले बनाने का अधिकार और सिक्के ढालने का अधिकार जो है मिले थे। याद रखेंगे, यानी अंग्रेज जो है अपने सिक्के ढाल सकते हैं और अपने किले आदि जो है बनाने का अधिकार जो है इनको मिल चुका था। याद रखेंगे किस संधि से मिला था अंग्रेजों को किले बनाने का अधिकार व सिक्के ढालने का अधिकार? तो मिला था अलीनगर की संधि के बाद। याद रखेंगे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद होता है यानी 23 जून 1757 को जो है क्या होता है? तो एक पलासी का युद्ध होता है। अब ये पलासी का युद्ध किन किन के बीच होता है दोस्तों? तो ये पलासी का युद्ध किन किन के बीच होता है इसके बारे में देखेंगे। तो सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर मदान। तो ये जब सिराजुद्दौला
पलासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला, मीर जफर और मीर मदान के बीच जो है हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव था जिसकी जो है जीत हुई थी। अब इसमें क्या होता, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मीर जाफर को जो है अपनी तरफ जो है मिला लिया था, जिस कारण जो है ये युद्ध का जो है हारने का कारण जो है बने थे। अब जैसे ही सिराजुद्दौला को पता लगा कि मीर जाफर जो है क्लाइव के साथ जो है मिल चुका है, तो सिराजुद्दौला जो है युद्ध छोड़कर जो है भाग गया, और भागते भागते जो है बिहार पटना पहुंचा, और बिहार पटना में जो है मीर जाफर के पुत्र ने जो है सिराजुद्दौला की जो है हत्या कर दी। तो इस प्रकार जो है दोस्तों सिराजुद्दौला की जो है मृत्यु जो है हो गई थी, याद रखेंगे। अब जब क्लाइव ने जो है मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाया था, तो मीर जाफर से कहा था कि तुम जो है सेनापति बनकर क्या करोगे, कि तुम जो है हमारा साथ दो, हम जो है तुमको बंगाल का नवाब जो है बना देंगे। अब जैसे ही इसने मीर जाफर ने जो है क्लाइव का साथ दिया और क्लाइव जो है जीत गया, तो मीर जाफर को जो है दोस्तों बंगाल का जो है नवाब बनाया गया। यानी सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन आया, बंगाल का नवाब कौन बना, तो मीर जाफर बना था, जो कि 1757 से लेकर 1760 तक जो है गद्दी पर रहा था। लेकिन यह अयोग्य नवाब जो है रहा था, यानी अंग्रेजों के उम्मीदों के मुताबिक जो है खरा जो है नहीं उतरा था। तो इससे मीर जाफर से कहा कि तुमसे अब ये गद्दी जो है छीननी पड़ेगी, और मीर जाफर की जगह जो है किसको, मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब जो है बनाया गया था। ये मीर कासिम कौन था, तो मीर कासिम था मीर जाफर का दामाद था, तो इसको जो है बंगाल का नवाब जो है बनाया गया था। ये कब से कब तक रहा था, ये रहा था दोस्तों 1760 से लेकर 1763 तक जो है मीर कासिम रहा था। अब मीर कासिम ने क्या किया, तो मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी जो है इसने मुंगेर जो है अपनी राजधानी मुंगेर जो है बना ली, यानी इसने जो है अपनी सेना का सैन्यकरण जो है करना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचना जो है यानी साजिश करनी जो है शुरू कर दी। अब जैसे ही अंग्रेजों को यह बात पता लगी कि ये तो हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहा है, तो इसको जो है गद्दी से हटाकर जो है दोबारा जो है मीर जाफर को जो है गद्दी पर जो है बंगाल का नवाब जो है बनाया था। अंग्रेजों ने कहा कि इससे अच्छा तो मीर जाफर ये जो कि हमारे खिलाफ जो है साजिश जो कर रहा है, लेकिन इतना जो है साजिश नहीं कर रहा है जितनी ज़्यादा ये साजिश कर रहा है। तो यही मीर कासिम है जिसने जो है 1760 में जो है मुंगेर की संधि की थी, याद रखें दोस्तों, मुंगेर की जो है संधि की थी, संधि नहीं दोस्तों, मुंगेर की राजधानी बनाई थी, याद रखेंगे। और राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर जो है स्थापित की थी, याद रखेंगे। अब इसके बाद जो है दोबारा कौन आ जाता है, दोबारा आता है मीर जाफर जो है दोबारा, यानी मीर जाफर को जो है दोबारा बुला लेते हैं, दोबारा बंगाल का नवाब जो है बनाया जाता है, जो कि 1763 से लेकर 1765 तक यानी 2 वर्षों तक जो है गद्दी पर जो है रहता है। इसी के समय होता है दोस्तों बक्सर का युद्ध होता है, यानी जब मीर कासिम को जो है गद्दी से जो है हटा दिया, तो मीर कासिम ने कहा कि अब जो है मैं तुम्हारे खिलाफ जो है युद्ध करूंगा। तो इसने जो है पूरे भारत को जो है युद्ध करने के लिए जो है न्योता भिजवाया, जो कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 17 अक्टूबर नहीं दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध जो है हुआ था, याद रखें दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो है हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मोन्रो था, और वर्सेज मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था। तो इन सभी ने मिलकर जो है हेक्टर मोन्रो के खिलाफ जो है युद्ध किया था। लेकिन इसमें जो है जीत किसकी हुई थी, तो हेक्टर मोन्रो जो है जीत गया था। लेकिन जैसे ही हेक्टर मोन्रो जीता, तो मीर कासिम जो है यहाँ से भाग गया था, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय यानी मुगल सम्राट को जो है इन्होंने पकड़ लिया, और इनके बीच जो है 2 संधियाँ हुई थी। अब ये 2 संधि कौन कौन सी हुई थी, तो इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। ये कौन कौन सी संधियाँ थी दोस्तों, इलाहाबाद की 2 संधियाँ थी। अब पहली संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद की पहली यानी प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में जो है इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। ये किसके बीच हुई थी, इसके बारे में अभी जानेंगे। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। अब इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 में जो है शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच जो है हुई थी। अब इस प्रथम संधि में जो है कहा गया था कि शाह आलम द्वितीय को जो है 26 लाख रुपए वार्षिक हर्जाना देना होगा, और साथ ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को मिलेगी, याद रखेंगे। यानी ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, इसका जो भी टैक्स आएगा वे इनको वसूल कर जो है अंग्रेजों को देना होगा। साथ ही नजमुद्दौला को जो है 53 लाख रुपए जो है अंग्रेजों ने जो है दी, यानी अंग्रेजों ने जो है अपने पास से नहीं दिलवाए, यानी शाह आलम द्वितीय से जो है
नजमुद्दौला को जो है 53 लाख रुपए जो है दिलवाए थे। अब ये क्यों दिलवाए थे, यानी निजामत के लिए जो है, यानी बिहार की दोस्तों बंगाल की जो है कानून व्यवस्था जो है बिगड़ चुकी थी, और कानून व्यवस्था को जो है एवं न्याय व्यवस्था को जो है ठीक करने के लिए जो है इसको 53 लाख रुपए जो है दिए गए थे, याद रखेंगे। अब इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके साथ हुई थी, तो ये अवध के नवाब के बीच जो है हुई थी, याद रखें दोस्तों। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में जो है हुई थी। इसमें हस्ताक्षर किए थे किलाइब ने, और शुजा-उद-दौला था अवध का नवाब। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें जो है इलाहाबाद का किला शाह आलम को दे दिया गया, यानी इलाहाबाद का जो किला था वह शाह आलम को दे दिया गया, और कहा गया कि इसका भी जो है टैक्स वसूल कर जो है तुमको हमें देना होगा। और 50 लाख रुपए का खर्चा बक्सर का युद्ध, यानी बक्सर के युद्ध में जो है बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, और इसीलिए जो है 50 लाख रुपए का जो है तुमको हर्जाना जो है देना होगा। तो ये 50 लाख रुपए किससे लिए गए थे, शुजा-उद-दौला से लिए गए थे, जो कि अवध का नवाब था। अब बंगाल में जो है द्वैध शासन, याद रखें दोस्तों, बंगाल में जो है द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 तक जो है रहा था, याद रखेंगे। द्वैध शासन के बारे में दोस्तों जब जानेंगे, जब क्या अंग्रेज़ों के बारे में जो है जानेंगे, जब ये वायसराय यह गवर्नर जनरल जो है बने थे। इसके बाद आता है दोस्तों सैफुद्दौला जो है आता है 1766 से लेकर 1775 तक जो है रहता है, यह भी कमज़ोर शासक था। और फिर आता है दोस्तों मुबारक-उद-दौला, जो कि अंतिम नवाब था बंगाल का, 1775 में जो है आता है, याद रखेंगे। अंतिम नवाब कौन था, मुबारक-उद-दौला था, जो कि बंगाल का अंतिम नवाब था, 1775 में था। और पहला बंगाल तो आपको पता ही है दोस्तों, मुर्शीद कुली खां था, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हम बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।